नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा कि बिहार स्टेट का जो एग्जाम का जो डेट है यह आपको घोषित कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा और बिहार बोर्ड के द्वारा। तो प्यारे साथी, जो कि आप सभी को पता होगा कि 2024 में जो है आपका पेपर होने वाला है स्टेट का और यह मार्च में होने वाला है। ठीक है। तो इसी क्रम में जो है आज हम आपका जो है बिहार स्टेट हो या फिर दूसरे राज्य का स्टेट का एग्जाम हो, साथ ही साथ आप अगर 9th 10th के टीचर बनने वाले हैं, टीजीटी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सारा सेम टू सेम जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा। और यह आपका सामाजिक अध्ययन का जो लेक्चर नंबर 1 है आज से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? फिर से बता दें, यह आपको एस्टेट के विद्यार्थियों के लिए है, साथ में आपका टीजीटी की जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए यह क्लासेस होने वाला है। ठीक है। तो आज का यह पहला सेशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो आज का यह टॉपिक होगा यहाँ पे उसके बारे में हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। आज का अपना पहला टॉपिक होगा, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इस चैनल के बारे में। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यह आप जो चैनल देख रहे हैं यहाँ पे शिक्षकों से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे हम बात करें टीजीटी की, हम बात करें पीजीटी की, एलटी ग्रेड हो गया या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, या फिर हम कह ले आपका कॉलेज लेक्चरल हो गया, या फिर आपका एनटीई, नेट जीआरएफ, या फिर किसी भी राज्य के सेट एग्जाम हो गए, किसी भी प्रकार के शिक्षकों से संबंधित एग्जाम लिए जाते हैं, उन सभी एग्जामों का यहाँ पे इस चैनल पर तैयारी करवाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े और हम कुछ और आगे आपसे बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बारे में, मेरे विशेषता को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी मेरे पास जो भी योग्यता है, क्या है, नहीं है, जो कुछ भी है आप यहाँ पे देख लेंगे। चलिए आगे बढ़े और हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे कि आज का टॉपिक क्या होगा, चैप्टर का नाम क्या है आज का। तो साथियों, आज का जो चैप्टर का अपना नाम होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भौगोलिक खोज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस भौगोलिक खोज की अगर हम बात कर ले, जो कि एस्टेट में आपका डायरेक्ट यहाँ पे जो है सिलेबस में यह वाला टॉपिक लिखा गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, यह भौगोलिक खोज जो है आपका टीजीटी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह चैप्टर होने वाला है। ठीक है। तो आज बहुत ही विस्तार ढंग से हम इस पे बात करने वाले हैं कि भौगोलिक खोज क्या है, कैसे भौगोलिक खोज प्रारंभ हुआ था, क्या कारण था, क्या नहीं, इन सभी विस्तार से बातों को हम करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने ध्यान दीजिएगा टॉपिक की ओर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो कहता है भौगोलिक खोज, इसकी कुछ पृष्ठभूमि है, इस पे हम बात करेंगे। अगर हम इसके चैप्टर के विश्लेषण पे चले जाएं तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे लगभग 2-3 क्लासेस जो है इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें जो है अपने टीचर के हिसाब से ही चीजों को, टॉपिक को समझना है। साथ में याद रखेंगे, हम एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका टीजीटी लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उसी लेवल की हम आपको चीजों को समझाएंगे। जब विस्तार से हम आगे और भी क्लासेस को बढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। क्लियर है? क्लास को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम बात करें कि यहाँ पे जो भौगोलिक खोज हो रहा है, यह भौगोलिक खोज क्या है। तो प्यारे साथी, पहले आपको याद रखना है, हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, तो यूरोप के। क्लियर है? कहाँ पे हम बात करेंगे, तो यूरोप के हम जो है इस क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। कि आप देखेंगे कि 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास जो है यूरोप में क्या होता है, तो आपका भौगोलिक खोज प्रारंभ होते हैं। इसी काल को हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? या फिर औद्योगिक काल के नाम से भी जानते हैं। अब ये पुनर्जागरण काल हुआ क्यों था, औद्योगिक क्रांति क्यों हुए थे यूरोप में, इसके पीछे बहुत ज्यादा कहानी है, लंबा। ठीक है। तो उतना हम लोगों को नहीं फंसना है, जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसी पे हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यह जो क्लास है आपका एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड पर आधारित जो है यहाँ पे हम लेकर आए हैं। तो हम उसी लेवल की जानकारी को अभी झांसा करने वाले हैं। जैसे जैसे लेवल हम क्रॉस करेंगे आपको हर चीज विस्तार से बताते रहेंगे।
सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है विश्व इतिहास की युगांतर घटनाओं में समुद्री यात्रियों एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। कहता है आधुनिक युग के आरंभ होने में जिस घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उसमें यह खोज जो है शामिल है। जैसे कि हमने आपको क्या बताया, शुरुआत में ही हम आपको बताएं कि जो यूरोप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो औद्योगिक क्रांति हो रहे हैं। क्या हो रहा है, पुनर्जागरण काल हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब औद्योगिक क्रांति होंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, आपको इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए जाएंगे। अलग अलग नए नए प्रकार का यंत्र का वहाँ क्या होगा, तो आविष्कार होगा। क्लियर है? तो यही बातें जो है यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा। इसके पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारी परिवर्तनों के द्वारा जो है रची गई थी। अब यह व्यापारी परिवर्तन क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे देखिए, होता क्या था कि जो यूरोप है, यह यूरोप जो है, यह आपको बता दें कि जो अपना भारत है, यह किस क्षेत्र में पड़ता है, तो यह आपको शीतोष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। क्लियर है? जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहां पे हम आपको बताएंगे। और जो यूरोप है, यह आपको कहाँ पड़ता है, क्षमा चाहेंगे, यूरोप जो है, यह आपको शीतोष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। और अपना भारत जो है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, वो गर्म मसालों के लिए ज्यादा प्रचलित होता है। गर्म वस्त्रों के लिए जो है काफी ज्यादा वहां पे जो है चीजें मिलती हैं। जो कि यूरोप में अधिक ठंड पड़ते थे, आज भी आप वर्तमान में देखेंगे तो यूरोप के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे हम बात कर ले ब्रिटेन की, हम बात कर ले फ्रांस की, हम बात कर ले इटली की, कोई भी देश देख लें, तो वहां पे अभी जो है आपको भारत से अधिक क्या है, तो वहां पे आपको ठंड मिलेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब ठंड होते हैं तो लोगों को क्या होता है, मन, तो स्पाइसी खाने खाने का मन करता है, गर्म चीज खाने का मन करता है, गर्म वस्त्र पहनना होता है। और इस कारण से साथियों, उन सभी लोगों को जो है, यह कहाँ प्रवेश करते थे, तो यह आपको जो है पूर्व की ओर, अर्थात हम बात कर रहे हैं पूर्व की ओर। जैसे पूर्व में कौन सा देश आता है, तो अपना भारत आता है, चाइना आता है। ये सभी जो देश थे, इस ओर जो है ये लोग व्यापार करने के लिए आया करते थे। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, आपको लेंदी लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये बेस समझ में आ जाएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा आपका पहला टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यह कब की घटना है, तो याद रखेंगे साथियों, यह जो है हम आपको बता रहे हैं 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। ठीक है? 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद जो है, कुछ वर्षों के पश्चात जो है, यहाँ पे मध्य एशिया में एक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। और इसी परिवर्तन का जो कारण है, हम यूरोप में पुनर्जागरण काल को पढ़ते हैं। यह परिवर्तन था क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे। थोड़ा सा हम मैप की ओर बढ़ते हैं और आपको अच्छे ढंग से समझाते हैं। क्लियर है? चलिए, मैप की ओर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और आपको अच्छे ढंग से क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि यह जो आपका कहानी है क्या है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ मैप पे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह आप मैप अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे। यह मैप जो है आपका पूरा एशिया, पूरा वर्ल्ड का मैप है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसी वर्ल्ड के जो मैप है, इसमें आपका जो भारत है प्यारे साथी, यह आपका एशिया महादेश है। और यहाँ पे जो है आपका भारत पड़ता है कहाँ पे, तो यह वाला क्षेत्र में। क्लियर है ना? साथ में अगर हम बात कर ले, तो यह वाला जो है, यह वाला बेल्ट आप यूरोप देख रहे हैं, यह अफ्रीका महादेश हो गया, यह आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया। इस प्रकार से आपको समझना है। अब कहानी क्या है, तो यहाँ पे हम प्रवेश करेंगे। और यह वाला जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, यह यूरोप का क्या था, तो स्थलीय मार्ग था। क्लियर है? कौन सा मार्ग था, तो स्थलीय मार्ग था। होता क्या है, 1453 ईस्वी में, जरूर याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1453 में एक घटना घटित होता है। घटना कौन सा था, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्षेत्र देखेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में, ठीक है ना, ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम क्या है, कुस्तुम तुनिया। इस कुस्तुम तुनिया पे 1453 ईस्वी में किसका स्थापना होता है, तो याद रखेंगे, आपको बहमनी साम्राज्य, जिसमें तुर्क साम्राज्य आता था। यह तुर्क इस्लाम धर्म को मानते थे। और यह धर्म को मानने वाले जो भी लोग थे ना, यह इस पर क्या कर देते हैं, तो हमला कर देते हैं कुस्तुनतुनिया पर। और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं। कब की बात कर रहे हैं हम, 1453 की। क्लियर है ना? कहानी को समझिएगा, हर तरह से आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा, पूरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो होता क्या है कि देखिए यूरोप के जो लोग थे वो इस क्षेत्र से भारत आते थे, चाइना जाते थे, इंडोनेशिया जाते थे, इधर आते थे, क्लियर है, और यहाँ से जो है व्यापार किया करते थे। तो जो यहाँ के बहमनी आपका बहमनी साम्राज्य के जो लोग हैं, इनको क्या था, तो यह आप लोग को याद रखना है, यह इस्लाम धर्म को मानते थे, और यूरोप वासी जो है यह आपको पता होगा, यह जो है ईसाई धर्म को मानते हैं, क्लियर है। इस चीजों को लेकर जो है दोनों में क्या था, तो धार्मिक मतभेद थे, धार्मिक दो जो है संघर्ष चलते रहते थे। इस कारण से जो आप देखेंगे कि 1453 में क्या होता है, तो तुर्कवासी जो लोग हैं यहाँ के, वो कुस्तुमतुनिया को अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। ले लेने के पश्चात क्या होता है, तो इन क्षेत्रों पर यूरोपीय वासी को आने से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्लियर है ना। ये सारे बात याद रखना है। और साथ में जो यो लोग जो है, तुर्की लोग जो हैं, तुर्कवासी जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो यह अब भारत से व्यापार कर जो भी वस्तु यहाँ से है उसको अपने क्षेत्र में ले जाकर यहाँ यूरोप में क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और अधिक से अधिक रेट में, अधिक से अधिक दामों में बेचा करते थे। तो इसी क्रम में याद रखना है, साथ में हमें यह भी याद रखना है कि जो यहाँ पे कुस्तुनतुनिया है, यह आपको इटली वाला क्षेत्र में पड़ता था। और होता क्या था ना, कि यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे कि हम बात करें शिल्पकार हो गए, आपका कारपेंटर हो गया, आपका कारीगर, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्षेत्रों में विकसित किए गए कारीगर थे, ठीक है। इन कारीगरों को क्या था कि यहाँ पे जो है इनका उपयोग नहीं समझा गया, और यहाँ से जो है लोग इटली से भगाने लगे गए, ठीक है ना। जिस कारण से ये जो लोग थे ये कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में चले गए, जो कि आप यूरोप में देखेंगे। और यूरोप में जब आते हैं तो यहीं पे क्या होता है, आपका पुनर्जागरण काल होता है, क्योंकि वो जितने भी इटली के क्षेत्र के जो लोग थे, वह आपका यूरोप में जब आ रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। वो कोई पेंटर हैं, कोई वकील हैं, कोई कुछ हैं, कोई ऐसे ऐसे लोग थे, कोई साइंटिस्ट हैं, इस तरह के लोग हैं। और जब ये लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ ज्ञान भी आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो उस ज्ञान को वहां पे उस क्षेत्र में, उस समाज को कहीं ना कहीं वो ज्ञान से अपने आप को विकास करेंगे। तो यही कारण क्या है कि यूरोप में आपका पूर्ण जागरण काल होता है। जब ये लोग आते हैं तो यहाँ पे नए नए भौगोलिक क्षेत्रों का खोज होने लगता है। क्यों? क्योंकि यूरोप जो है इसको भारत के साथ, आपका पूर्व देशों के साथ जो है व्यापार करना था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वह जब यूरोप में जा रहे हैं तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आते हैं, क्लियर है। ये कहानी को याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, और अब हम समझते हैं क्या, तो थ्योरी को समझेंगे। पूरा थ्योरी यही है जो कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, अब हम एक एक करके चीजों को समझेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे मध्य युग के अंतिम चरण में क्या हो रहा है, मध्य युग के अंतिम चरण में जो कि हम 11वीं 12वीं शताब्दी की बात किए हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो है आरंभ हो गई थी क्या, पूर्ण जागरण काल आरंभ हो गया है। इस कार्य में यूरोप के देश जो है अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। हम पहले ही आपको बताए हैं कि यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति होंगे, यूरोप में ही आपको जो है पुनर्जागरण काल आएगा, और यूरोप जो है बहुत सारे देशों से मिलकर बना है, क्लियर है। यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व जो है समस्त विश्व पर स्थापित होते हैं, जो कि नेक्स्ट वाले हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आपका अमेरिका का क्रांति। अमेरिका की क्रांति देखें देखिएगा आप लोग, फ्रांस की क्रांति आप पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो यूरोप वासी जो है, अलग अलग वहां पे जो देश है, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, तो उद्योग है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को समझते चलना है, एक एक चीज समझिएगा, और लिख कर गारंटी देंगे कि आप स्टेट एग्जाम दें या फिर आप टीजीटी लेवल का कोई भी राज्य में एग्जाम दें, इससे बाहर गारंटी है कि इस अगर टॉपिक से पूछ दिया जाए तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब बात करें हम यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, यह बात और भी, भौगोलिक खोज का क्या होता है, प्रारंभ करने वाला देश जो है आता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका यूरोप में जो बहुत सारे देश हैं, इस देशों में भी कोई ऐसा देश होगा जो कि यह भौगोलिक खोज में कहीं ना कहीं आगे होगा, जिसमें आप देखिएगा तो सबसे पहले आपका स्पेन था,
फिर आपका पुर्तगाल था और तीसरे नंबर पर जो आता है यह आपको ब्रिटेन आता है। कौन आता है? तो ब्रिटेन आता है। यहाँ लिख देते हैं, समझते चलिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन आता था, तो ब्रिटेन। ये तीन जो नाम है इसको जरूर याद रखेंगे, पहला स्पेन, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा ब्रिटेन। ये जो तीन देश हैं, इन तीनों देशों के द्वारा जो है भौगोलिक खोज में सबसे कहीं ना कहीं आगे ये लोग रहते हैं। और इन तीनों में प्रतिस्पर्धा भी चलता है कि कौन सबसे पहले जो है पूर्व के देशों के साथ जो है आपका व्यापारिक मार्ग जो है स्थापित करता है, खोजने में आगे रहता है। क्लियर है? धीरे धीरे पिछड़ जो है ये क्षेत्र जो है पिछड़ने लगते हैं और बहुत सारे देश जो है आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें हम क्या बात किए, आपका ब्रिटेन या फिर कह ले इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इस प्रकार से बहुत सारे जो देश हैं ये धीरे धीरे अब क्या है, तो इस क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। ठीक है ना? इसको आपको समझना है, जो कि हम आगे आपको विस्तार से और भी पढ़ाने वाले हैं। लेक्चर को बस ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे क्या है, तो यहाँ ध्यान देखिएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार बात कर ले आपको, तो हम एनसीईआरटी प्लस आपका स्केट बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो प्लीज आप सब जो है टेंशन मत लीजिएगा, हम जो यहाँ पे बुक में है वही चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे और हम जब शिक्षक भर्ती जो आपका अगस्त में आने वाला पेपर है उसके लेवल की हम तैयारी करेंगे, तो वहाँ विस्तार से हर चीजों पे अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना? इसको आप लोग ध्यान में भी रखेगा। अब क्या क्या रहा है यहाँ पे जो स्केट बोर्ड है, यह क्या कहता है, ध्यान दीजिए आप। कहता है हम जानते हैं कि विश्व की आरंभिक सभ्यताओं के काल में ही व्यापार एवं वाणिज्य जो है परस्पर संपर्क का कारण रहा। ठीक है ना? यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था और प्राचीन एवं मध्य काल में ही भी आपको यूरोप एवं एशिया के मध्य क्या हुआ, तो यह प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जा रहा था। यह मार्ग कौन से मार्ग थे, तो आपको याद रखना है स्थल मार्ग थे। कौन से मार्ग थे? स्थल मार्ग थे, क्योंकि आपको 1453 में क्या होता है, तो यह स्थल मार्ग को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो तुर्कवासी के द्वारा। क्लियर है ना? चलिए, अब जब यहाँ पे ये सारे चीज हम आपको बता ही रहे हैं, तो और अच्छे ढंग से क्यों ना बताया जाए। देखिएगा, कहता है विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व जो है इनका जुड़ाव नहीं था। जैसे हमने आपको क्या बताया कि विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पे जनजीवन जो है विद्वान था, परंतु क्या कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे अभी तक जनजीवन विद्वान नहीं है। और इसमें सबसे पहले आता है आपका अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। ये जो जितने भी आप क्षेत्रों को देख पा रहे होंगे, यह आपको बताने का क्या प्रयास कर रहा है एनसीईआरटी या फिर स्केट बोर्ड। कह रहा है कि जब यूरोप में पुनर्जागरण काल प्रारंभ हो रहे थे, तो यह जितने भी आप देश देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं उस समय विराम अवस्था में था और ये बहुत ज्यादा पीछे था। ठीक है? इसी कारण से हम देखते हैं कि जब आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड जो है आपका खास करके, यह संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने में प्रयास में लगा रहता है। ध्यान देंगे, कहता है 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा जो है, यह विवरण हमें जो है यूरोपियों को दक्षिण पूर्वी एशिया में आने के लिए कहीं ना कहीं अग्रसित करता है। कब? 13वीं शताब्दी की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये सारे चीजों को हमें समझना होगा। थोड़ा और आगे बढ़े, एक यहाँ पे बात कही गई है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ये पूछे जाएंगे। कहता है पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कौन है, तो आपका कुबलैन खा के दरबार में वैभव का जो है वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में करते हैं। अब इनकी यात्रा वृत्तांत की क्या कहानी है, थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भौगोलिक खोज को पढ़ रहे हैं, और भौगोलिक खोज में अगर किताबों का नाम ना बीच में आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा हम बात करेंगे इनकी किताबों के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो है, यह मार्को पोलो का किताब है एक, जो कि आप लोग याद रखेंगे, कभी भी आपसे पूछे जाएंगे। इनका कौन सा पुस्तक था, तो पुस्तक का नाम है आपका द द ट्रेवल, लिख लीजिएगा कहीं पे, द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो।
ठीक है ना। यह जो है इनका किसका पुस्तक है, तो यह आपको मार्को पोलो का पुस्तक है। यह मार्को पोलो का पुस्तक में क्या बातें कही गई है, तो इसमें भारत का आर्थिक संपदा के बारे में जिक्र किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो अपनी पुस्तक में किस बात को बता रहे हैं, तो वह कह रहे हैं कि भारत जो है यह कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध है। यहाँ पे खनिज संसाधन जो है बहुत ज्यादा जो है विद्यमान है। ठीक है, तो ये सारे बात आपको याद रखना है। इस कारण से भी बहुत सारे इतिहासकार जो है इस कारण से भी बताते हैं कि जो यूरोप के अलग अलग जो देश के लोग थे वो भारत आने के लिए अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रकट करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कहता क्या है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोज तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का क्या किया है, तो प्रस्तर प्रारंभ किया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला लाइन है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। कालांतर में कह रहा है व्यापक स्तर पर जो भौगोलिक खोजें की जा रही है, यही भौगोलिक खोज क्या होता है, तो यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ कर रहा है। हम अभी थोड़ा देर पहले ही आपको यही बात बताए हैं कि जब अमेरिका या फिर हम कह ले आपका भारत या फिर हम कह ले आपका चीन या फिर किसी भी देश को आप ले लीजिए, तो जब यही सब देश जो है कहीं ना कहीं विराम अवस्था में है, तो आपको याद रखना है यूरोप के अनेक जो देश हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, तो इसमें पूर्ण जागरण काल में है। वो औद्योगिक क्रांति कर रहे हैं, वो नए नए मशीनों का आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सब बातें हमें यह भौगोलिक खोज के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए, ये जो है लेक्चर आपको दो पार्ट में मिलेगा पूरा क्लियर। चलिए आगे बढ़े और चीजों को समझते हैं। तो देखिएगा, कहता है आपका यहाँ पे मध्यकालीन यूरोप के इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। क्योंकि हमने आपको क्या कहा, तो मध्यकाल, मध्यकाल अर्थात सामंती काल, जो कि बिल्कुल सत्य है। जब हम मध्यकाल को पढ़ते हैं प्यारे साथी, तो उस समय हम किसी प्रकार का वाणिज्यिक कार्य को नहीं देखते हैं, हम किसी प्रकार के धर्म की बात को अधिक नहीं देखते हैं। हमें क्या पता चलता है जब मध्यकाल को पढ़ते हैं, तो सबसे अधिक जो है हमें सामंतवाद देखने को मिलता है। हम मध्यकाल को जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब सबसे अधिक जो उस काल में जो आपको बल दिया गया है वो सामंत पे बल दिया गया है, जमीन पे बल दिया गया है। ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये सारे बात हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, कुछ और अपने लिए महत्वपूर्ण है जो कि यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम लोग को वही सिर्फ पढ़ना है। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, तो भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फिर भी यहाँ समझना है। कहता है क्या, जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्य युग मानसिकता से निकलने का उद्भव होता है। जो कि आपको याद रखना है किसके प्रभाव स्वरूप, तो हमने आपको यूरोप के बारे में बताया कि यूरोप जो है उस समय आधुनिक काल में प्रवेश कर रहा है, वहां औद्योगिक क्रांति हो रहे हैं, वहां पे आपको पूर्ण जागरण काल हो रहे हैं। यह कब की घटना है, तो 11वीं 12वीं शताब्दी में हो रही है, जिसको हम जे जेरूसलम या फिर हम कह ले आधुनिक इजराइल जो अवस्थित है, यही जेरूसलम में आपको देखने को मिलेगा। क्या, तो याद रखेंगे जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोप सामंत मध्य एशिया को नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए, तो सामंती गौरव जो है यह आप क्या होता है, तो मिथ्याबान से ग्रसित होता है। अर्थात यहाँ पे चर्चाएं क्या की गई है, देखिए कह रहा है कि जब यूरोप जो है या सामंतवाद जो है आपका यूरोप का मध्य एशिया की नवीन शक्तियों अर्थात आपको अरबों के साथ जो है यहाँ पे पराजित हो रहा है। हम आपको बताए ना अरब के साथ जो है पराजित कब हो रहा है, 1453 में। अरबवासी कौन है, तो आपको इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, क्योंकि हम तुर्की के बारे में बात किए हैं, तुर्क लोग, कुस्तुमतुनिया का पतन, ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सारी कहानी को याद रखेंगे, हम हर कहानी को आपको पहले ही बताए हैं, फिर हम यहाँ पे आपको थ्योरी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात करें कि इस घटना ने यूरोप में क्या किया, तो पूर्ण जागरण के पृष्ठभूमि को तैयार किया है, क्योंकि हम पहले ही आपको यह वाला बात बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट है कौन सी घटना, तो यूरोप में जो है आपका
क्षमा चाहेंगे, जेरूसलम या फिर हम कह लें आपका मध्य एशिया के जो क्षेत्र है, इसको हम कुस्तुम तुनिया वाला बेल्ट जो है, इसी में क्या हुआ, तो आपको 1453 में आपका पतन हो गया। यह जो था क्या था, तो स्थल मार्ग था। इस स्थल मार्ग से क्या होते थे, तो यूरोप वासी जो है व्यापार किया करते थे किसके साथ, तो पूर्वी देशों के साथ, क्योंकि यह मार्ग आपका बंद हो जाता है। जब मार्ग बंद हो जाता है तो हम आपको पहले ही बताते हैं कि जब एक मार्ग बंद हो जाए तो अनेक मार्ग खुल जाते हैं, ठीक है ना। चाहे हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इसी क्रम में अगर हम देखें तो अपना एक पेपर नहीं निकलता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे यूरोप वासी जो है कहीं ना कहीं हार नहीं मानते हैं, वो शांत नहीं बैठते हैं, और एक प्रकार से वो नवीन खोजों को प्रारंभ करते हैं। इसी नवीन खोज में जो है आपको पूर्ण जागरण काल कहा गया है, तो ये हमें याद रखना है, पूर्ण जागरण किसको कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ, तो कहता है मध्य युग में अरबों और आपका तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया था। क्योंकि हमें पता है कि मध्य युग की अगर हम बात कर ले, अर्थात मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें, तो हम सभी को पता है कि उस समय जो अरबवासी लोग थे, उस समय जो इस्लामिक जो कंट्रियां थी, कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत पे, संपूर्ण एशिया पे कहीं ना कहीं इनका कहीं ना कहीं क्या था, तो अध्यापत्य था। क्लियर है, तो यह आपको मध्य काल में ही देखने को मिलेगा। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व जो है तक यूरोप और एशिया के मध्य जो है व्यापार आपका कुस्तुम तुनिया के मार्ग से होता था। यही कुस्तुम तुनिया है जो कि आपको याद रखना है। सारा कहानी हम पहले ही आपको बता दिए हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, आपको डेट भी बता दिए हैं, समय भी बता दिए हैं, कब, तो 1453 में कुस्तुम तुनिया पर क्या हो रहा है, तो तुर्की साम्राज्य का आधिपत्य हो रहा है, और यह आपको यूरोप व्यापारियों के लिए इस मार्ग को क्या कर रहा है, तो निराधार अर्थात बंद कर दिया है। यही कहानी हम आपको पहले समझा चुके हैं। क्यों किया था, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। किससे, तो यूरोप वासी से। क्यों, क्योंकि यूरोप वासी से यह लोग क्या करते थे, तो जला करते थे। क्यों जलते थे, तो धर्म को लेकर जलते थे। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका हल ढूंढने के लिए क्या करने लगा, तो यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप वासी जो हैं, यह अपना अपना जो है उपाय खोजने लगते हैं, एक नवीन खोज का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अधिक कर वसूलते थे, टैक्स लिया करते थे। जितना यूरोप वासी कमाते नहीं थे, उससे ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ता था। इसलिए पूरे यूरोप के जो देश हैं, यह सभी देश जो है मिलकर कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, और इसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं आपका पूर्ण जागरण काल। याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस काल में हुए नए नए आविष्कार ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, किस काल की बात कर रहा है, तो यह आपको साथियों 15वीं शताब्दी की बात कर रहा है। क्लियर है ना। आपको 15वीं शताब्दी की बात की जा रही है कि 15वीं शताब्दी में जब आपका एक मार्ग बंद कर दिया जाता है तुर्कियों के द्वारा, तो यूरोप वासी जो है अनेक मार्ग के खोज में लग जाते हैं। इसी क्रम में जो है आपको बहुत सारा जो है यंत्रों का आविष्कार होता है, जिसमें हम आगे आपको बताने वाले हैं कौन कौन से यंत्र का जो है इस क्रम में आपका आविष्कार होता है, और वो कितना ज्यादा यूरोप वासी के लिए लाभदायक होता है, यह भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यही लाइन उठाकर, एस्टेट हो या फिर आपका टीजीटी परीक्षा हो, कह देगा कि यूरोप वासी जो है कंपास का ज्ञान जो है किस से सीखे थे, तो आपको याद रखना है अरब वासी से। आपको इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये जितने भी देश देख रहे हैं, इन सभी के साथ जो है आपको समुद्र तट इलाके में नाव निर्माण कला के परंपरागत पद्धति जो है, इसी जगह पे खांचा पद्धति का विकास हुआ था। जैसा कि हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताए हैं कि जब कुस्तुम दुनिया का पतन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कारीगर हैं, उद्योगपति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बेहतर से बेहतर यंत्र को बनाया करते थे, जो कि इटली में ये लोग रहा करते थे। और जब इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता है, तो यह अपना शरण कहाँ ले रहे हैं, यूरोप के अलग अलग देशों में ले रहे हैं। जब उन देशों में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन देश का विकास कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और इसी क्रम में जो है आपको देखने को मिलता है, इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी देश जो है इसका विकास कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है, क्योंकि इनके पास जो है बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं। ठीक है ना।
आगे बढ़े और यहाँ याद रखेंगे दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। अब ये दूरबीन का उपयोग क्यों कर रहे थे, तो याद रखेंगे साथियों, जब यात्री लोग जो है समुद्र के मार्ग से यात्रा करने के लिए निकलते थे, तो उनको जो है दूर दूर तक देखना होता था कि रास्ता क्लियर है या फिर नहीं है, कहाँ वह पहुंच गए हैं, आगे कोई द्वीप है या फिर नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले जो है दूरबीन का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। दूरबीन जो है यह कब किया गया था। चलिए आगे बढ़े और हम आविष्कारों की बात करेंगे, ध्यान से रखिएगा। पहला चीज, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। कहता है समुद्री अभियानों में काफी सहायक था। कौन सा? दूरबीन। हम अभी बता दिए हैं। अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में आपको सबसे पहले कौन से हैं, तो एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलोब क्या है, तो अक्षांश जानने का एक उपकरण है। अक्षांश क्या होता है, तो अक्षांश साथियों आपको जो है एक दिशा मापन यंत्र जो है, दिशा मापन होता है अक्षांश, और जो कि हम आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अक्षांश जो है इस प्रकार से लंबा एक रेखा होता है, इसी का हम अध्ययन करेंगे। और देशांतर भी होगा जो कि एक लंबा लकीर होगा। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती है क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें समझना है कि पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाला जहाज, जिसको हम क्या कहते हैं, तो किराबल कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया है, तो पुर्तगाल के लोग किए हैं। पुर्तगाल के जो लोग हैं यह किस यंत्र का आविष्कार कर रहे हैं साथियों, तो किरावल नामक यंत्र का आविष्कार कर रहे हैं। यह आविष्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मार्ग है, आपका समुद्री मार्ग, यह क्या हो, आसान हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस नए उपकरण एवं साहस के बल पर जो है यूरोप नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हम देखें तो सबसे पहले आपको 1488 में जो है आपको पुर्तगाली व्यापारिक जो कि कौन है, तो वार्थोलोमी डियाज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखेंगे। बार्थोलोमी डियाज जो है यह पहला ऐसे नाविक है, या फिर पहले हम कह लें तो पहला ऐसे यूरोप के जो है आपका यात्री हैं, जो कि कहाँ पे निकल रहे हैं, तो नवीन खोजों के क्षेत्र में निकल रहे हैं। पहले ऐसे व्यक्ति हैं। और यह जो है आपका अफ्रीका के पश्चिमी तट तक यह जो पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। यह कहाँ निकल रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यह जो है आपका यूरोप है। थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। और यह वाला इधर अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आप देखिएगा भारत है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, तो आपका अफ्रीका है। ठीक है ना। प्यारे साथी, जब यूरोप वासी जो है आपको कौन है, तो वार्थोलोमेडिया, यह निकल रहे हैं कहाँ, तो यह आपको भारत की खोज के लिए निकल रहे हैं। परंतु जो है इनको क्या होता है, तो यह यहीं तक पहुंचते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक, जिसको क्या कहा गया है, तो इसको हम उत्माशा अंतरिप के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। यह कहाँ पे स्थित है, कभी पूछ ले तो साथियों, यह आपका दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है, जो कि यहाँ पे। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, तो याद रखेंगे। कब की बात कर रहे हैं हम, 1488 सन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और व्यक्ति आते हैं, जो कि आप देखिए 1492 में। उनका नाम क्या है, तो आपका वह याद रखना है, क्रिस क्रिस्फोर्ड कोलंबस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, जो कि कल के सेशन में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्रिस्फोर्ड जो कोलंबस है, इस जो निकलते हैं, यह कहाँ निकलते हैं, तो यह भी भारत की खोज पे निकलते हैं। परंतु जो है यह क्या होते हैं, तो रास्ता भटक जाते हैं। इनको सही ढंग से क्या मिलता है, मार्ग नहीं मिल पाता है, या फिर हम कह लें इनको सही ढंग से जो है दिशा नहीं मिल पाता है। और यह भारत की खोज के रूप में निकलते हैं, परंतु यह कहाँ पहुंच रहे हैं, तो साथियों यह आपका पूर्व पूर्व जो है, पूर्व की ओर ना पहुंचकर यह कहा, तो पश्चिम में पहुंच रहे हैं। क्लियर है ना। और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में साथियों आपका अमेरिका पड़ता है, दक्षिण अमेरिका और आपका उत्तरी अमेरिका। क्लियर है, जो कि आगे बताएंगे। बस अभी आप लोग कहानी के माध्यम से सुनिएगा। अमेरिका की खोज कौन करते हैं, तो आपको कोलंबस के द्वारा किया गया था। कब, 1992 में। साथियों इस अमेरिका को क्या कहा गया है, तो नई दुनिया कहा गया था उस समय। याद रखेंगे, उस समय 1992 में वहां के जो लोग हैं यूरोप वासी, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को अमेरिका नहीं कहते थे। क्या कहे, तो वो लोग इसको नए दुनिया कह रहे हैं, अर्थात कह रहे हैं कि ये जो है नया दुनिया है।
साथ में आपको यह भी याद रखना है कि जो कोलंबस जो है यह आपको पश्चिम की ओर जब पहुंच रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग थे वो थोड़े से कहीं ना कहीं सांवले प्रकार के लोग थे, काले और सांवले लोग थे, ठीक है ना। इसलिए इन क्षेत्रों के जो लोग थे इनको क्या कहा गया है, तो रेड इंडियन कहा गया है। कोलंबस जो है वो सोच रहे हैं कि हम भारत पहुंच गए हैं, हम भारत की खोज कर चुके हैं, और इसी क्रम में जो कोलंबस है वो कहते हैं यहाँ के लोगों को रेड इंडियन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो कोलंबस के बारे में और एक बात कहेंगे, आप याद रखेंगे। कोलंबस के बारे में और क्या जानकारी मिलता है हमें, वो हमें याद रखना है। देखिए, तो आपसे पूछ लेगा कि कोलंबस जो है यह अमेरिका कब पहुंचते हैं, तो साथियों इसको याद रखेंगे। फुल डिटेल में हम बात करें, जो कि यह टीजीटी परीक्षा को भी ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, तो यह जो है आपको 12 अक्टूबर, कब, तो 12 अक्टूबर वर्ष 1492 में जो है कोलंबस जो है अमेरिका पहुंचते हैं। ये जरूर आप लोग समय को याद रखेंगे, डेट को। और यह अमेरिका का खोज करते हैं, जिसके नाम क्या है, तो इस नाम को कहा गया है आपको रेड इंडीज कहा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रेड इंडीज कह ले या फिर वेस्ट इंडीज, जबकि वर्तमान में आप वेस्ट इंडीज एक देश है, इस वेस्ट इंडीज को नाम को आप लोग जानते होंगे। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि वेस्ट इंडीज जो है यह किसको कहा गया है, तो रेड इंडीज जो था उसी को वेस्ट इंडीज कहा गया है, याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा बताया गया है, तो कोलंबस के द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। तो ये सारे बातों को आपको चर्चा में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम अगर बात कर ले, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और जानकारी याद रखना है। एक बहुत बड़े नाम है जो कि आपको याद रखना है, कौन है वो। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं, वह व्यक्ति कौन है। देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं, कहाँ पे उनके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, यहीं पे हम पीछे बात करेंगे, पहले जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो ये वाला जो नाम देख रहे हैं, क्या नाम है, अमेरिगू वेस्टचुप्पी। यह जो अमेरिगू वेस्टचुप्पी है, यह कौन है, तो यह एक नाविक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखेंगे। यह एक नाविक है, और इनके द्वारा जो है, देखिए यहाँ आपको बताया ना रेड इंडीज, यह किसको कहा गया है, तो अमेरिका को रेड इंडीज कहा गया, किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। जब कोलंबस जो है 1492 में पहुंच रहे हैं, तो इसको क्या कहा गया है, रेड इंडीज कहा गया है, या फिर हम कह लें आज वर्तमान में वेस्ट इंडीज कहा गया है। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, तो साथियों इसको याद रखिएगा, जब यह 1503 की आसपास की घटना है, कब की घटना है, तो 1503 की आसपास की घटना है। तो जो यह जो आपका अमेरिगो वेस्ट चुप्पी है, वेस्ट पुच्ची जो है, यह जो है एक किताब लिखते हैं, और इस किताब के माध्यम से है मार्को पोलो का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, और यह इन्हीं के नामकरण पे जो है आज वर्तमान में अमेरिका का नामकरण पड़ता है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि वह कौन नाविक था या फिर वह कौन यात्री था जिसके नामकरण पे ही अमेरिका का नामकरण हुआ है, तो आपको याद रखना है वह व्यक्ति जो है अमेरु अमेरिगू वेस्ट पुच्ची है। यह कहाँ के रहने वाले थे, तो एक इतालवी नाविक थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसका अध्ययन कर रहे हैं, तो यह आपको साथियों किसका अध्ययन कर रहे हैं, तो यह आपको कोलंबस के अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है ना, ये सारे बात हम आपको बता देते हैं। आगे बढ़े। चलिए, अब हम थोड़ा सा कोलंबस के बाद पहुंचते हैं कि कोलंबस के बाद जो है आपका कौन सा नाविक है जो कि भारत में पहुंचने में सफल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे आगे। अभी पहले हम डिटेल में यहाँ बात करेंगे। तो ये चीजें सारा आप लोग को समझ गया होगा क्या, तो उत्तमाशा अंतरिक्ष यह क्या था, तो आपका दक्षिणी बिंदु है कौन सा, तो आपका अफ्रीका का। क्लियर है, जिसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, और यहीं पे आपको अंतिम रूप से वार्थोलोमडियास जो है पहुंच रहे हैं। चलिए, क्लियर है। तो यहाँ समझिएगा, हाँ एक चीज और आपको बता दें, यहीं पे बार्थोलोमडियास है, क्योंकि हम आपको बार बार कोलंबस शायद कह रहे हैं, तो आपको याद रखना है बार्थोलोमडियास है। ये आप लोग को याद रखना है, जो कि बार्थोलोमडियास आपको दक्षिणी बिंदु अफ्रीका के पहुंच रहे हैं, और कोलंबस जो है यह आपको अमेरिका पहुंच रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। सब कुछ क्लियर होना चाहिए आज के सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। अब ये देखिए, ये क्या है, दिशा सूचक है। इस दिशा सूचक जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दिशा सूचक।
इस दिशा सूचक को जो है आपका आविष्कार कब किया गया है, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आपका भौगोलिक खोज पढ़ रहे हैं। और हम आपको बताएं कि जब भौगोलिक खोज हो रहा है तो यूरोप में आपका औद्योगिक क्रांति है। इस क्रम में बहुत सारे यंत्रों का जो है आविष्कार किया जा रहा है। और इसी क्रम में जो है सबसे पहला यंत्र जो है आपको याद रखना है, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया गया है। इसका उपयोग क्यों किया गया है, तो साथियों आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखना है, जब अलग अलग देश के जो नाविक जो हैं वो समुद्री मार्ग से जो है आपको भारत की खोज के लिए निकल रहे थे, तभी क्या होता था, तो वो मार्ग क्या भूल जाते थे, उनको दिशा नहीं मिल पाता था, क्योंकि समुद्र में हमेशा लहरें बढ़ी रहती थी, वहां पे तूफान वगैरह आते रहते थे। तो सबसे पहले जो है दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है, पुर्तगाल के द्वारा। किसके द्वारा, तो पुर्तगाल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे बात। कब की गई थी, तो 1300, आई थिंक मुझे डिटेल में उतना एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, 1305 या फिर 1308 में जो है इसका जो है आविष्कार होता है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, इसी दोनों में से एक होगा, इतना कंफर्म है। इस दूसरे दिशा सूचक की हम बात कर ले, तो दिशा सूचक जो है इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, दिशा सूचक के और क्या क्या नाम है, तो आपसे कभी पूछ लेगा। तो थोड़ा सा उन नामों को भी आपको याद रखना है। पहला नाम जो इसका है वो क्या है, थोड़ा सा एक मिनट आप लोग रुकिएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दिशा सूचक को बहुत सारे नामों से जाना गया है साथियों। हाँ, समझ आएंगे यहाँ पे 1300 ना 8 होगा ना 5 होगा, क्या होगा, तो 1380 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, आप लोग समय को लिखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे टीजीटी परीक्षा में, चाहे आप बिहार से दे रहे हो एग्जाम, यूपी के दे रहे हो, कोई भी, ये सारे बात आपको पूछे जाएंगे जब भी आपको भौगोलिक खोज की चर्चा होगी। तो 1380 में जो है आपका दिशा सूचक यंत्र का जो है आविष्कार हो रहा है, किसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा। और इस दिशा सूचक को बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, तो यह भी आपको जानकारी रखना है, ठीक है ना, यह भी आपको याद रखना है। जिसमें हम अगर बात कर ले, तो यह दिशा सूचक जो है या किस चीज को बताता है, तो साथियों आप एक तरफ उत्तर देखिएगा, दक्षिण है, पूर्व है, और यह आपको पश्चिम है। क्लियर है ना। तो यह जो क्षेत्र है यह आपको क्या बता रहा है, जब नाव यहाँ से जा रहा है तो लहरों के हिसाब से क्या बता रहा है, तो दिशा बता रहा है कि हमें जो है किधर लहर है, किधर नहीं है, किधर जाना है, किधर नहीं है, यह हमें दिशा सूचक के माध्यम से पता चलता है। तो ये सारे बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे तत्कालीन नाव का जो है आपका यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, तो यही जो है दिशा सूचक आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे दिशा सूचक जो है आपको लगाए रहते थे। इस दिशा सूचक जो है आप वर्तमान में अगर हम बात करें, तो आप एक चार पहिए फोर व्हीलर जो गाड़ी होता है, उस गाड़ी के जो स्टेयरिंग होते हैं उससे भी ले सकते हैं। जैसे हम स्टेयरिंग मुड़ाते हैं तो इधर जाते हैं, स्टेयरिंग मुड़ाते हैं तो राइट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो नाव है इसमें भी आपको यहाँ पे हैंडल रहता है, और इसी को हम क्या कहे हैं, तो दिशा सूचक कहते हैं। क्लियर है ना। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें किस ओर जाना है, किस ओर नहीं, इस लहरों के हिसाब से। और यह जो है आपको क्या कर रहा है, तो यह जो लगा हुआ है यह हमें हवा को क्या कर रहा है, रोक रहा है। जिस तरफ से हवा रहता था उसी तरफ जो है नाव को मोड़ता है, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह कब की बात की जा रही है, तो 15वीं शताब्दी की बात की जा रही है, सारे बात याद रखेगा। चलिए आगे बढ़े और हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे हम अगर पहुंच गए हैं तो आपको जो है, हम अभी किसके बारे में बात किए हैं, तो आपको बार्थोलोमी डियाज की बात कर लिए हैं, मार्को पोलो की बात किए हैं। अब हम बात करेंगे आपका वास्को डिगामा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। वास्को डिगामा से 110% जो है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात कर ले। तो साथियों 1458 ईस्वी में एक पुर्तगाल का एक नाविक, जो कि इसका नाम क्या है, तो वास्को डिगामा था। यह जो है उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तक पहुंचता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि यूरोप का वह कौन सा नाविक था जो कि भौगोलिक खोज में जो है यह भारत के खोज में जो है सफल होता है, तो वो आपको याद रखना है, वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला है, तो पुर्तगाल का रहने वाला है और एक नाविक है, ठीक है। जो कि कहाँ पहुंच रहा है, तो मालाबार तट पे पहुंच रहा है। यह मालाबार तट कहाँ है, तो केरल के कालीकट में स्थित है।
अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम आपको मैप में दिखाते हैं, समझाने का प्रयास करेंगे कि यह जो केरल है वर्तमान में, यह मालाबार तट कहाँ पे है? देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो ये हम आपको मैप बना रहे हैं दक्षिणी भारत का। दक्षिण भारत का यहाँ पे मैप बना रहे हैं, बस समझना है आप सभी को। तो देखिए, यह जो मैप देख रहे हैं, यहीं पे क्या है, तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है तो केरल है। और यहीं पे आपको क्या है तो मालाबार तट है, क्योंकि एक बंदरगाह है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मालाबार तट का जो या फिर केरल का जो उस समय वर्तमान में शासक था वो कौन था, तो जमोरिन था। इंपॉर्टेंट है, ये सारे अंडरलाइन करते चलेगा। जमोरिन जो है वो क्या कौन है, तो आपका केरल का शासक है, जो कि एक हिंदू शासक है। इंपॉर्टेंट है, हिंदू शासक है। और यह क्या कर रहा है, तो वास्को डी गामा का स्वागत कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपसे कि वह कौन सा भारतीय शासक था जो कि आपको पुर्तगाली नाविक या फिर हम कह लें यूरोपीय नाविक का स्वागत कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, तो आपको याद रखना है वह जमोरिन था। ठीक है ना? जमोरिन स्वागत इसका क्यों कर रहा है, इस पे हम विस्तार से आगे बात करेंगे, अभी चीजों को समझना है। तो यहाँ पे हम बात करें, जमोरिन जो है इसका स्वागत कर रहा है किसका, वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा जो है, यह जो है भारत की यात्रा या फिर कह लें भारत की खोज में जो है ये सफल होता है। क्यों सफल होता है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है आजकल बीपीएससी बहुत टफ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्को डी गामा जो है ये क्यों सफल हुआ था। तो साथियों, यह जो सफल हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब वास्को डी गामा खोज के लिए निकल रहा है, तो इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं असफल हो चुके हैं। क्लियर है? और इसके समय तक जो है बहुत सारे यंत्रों का भी आविष्कार हो चुका है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बहुत सारे संसाधन तो इसके पास मिल गए हैं। यह भी आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा जो है इसका एक कहीं न कहीं मार्ग प्रस्तर मिल जाता है, जिसका नाम है आपका अब्दुल माजिद। कहीं-कहीं किताबों में अगर हम सिविल सर्विस की बात करें, तो सिविल सर्विस की कुछ किताब हैं, जहाँ पे आपको अब्दुल माजिद भी मिलते हैं और जहाँ पे आपको अब्दुल मजीद भी मिलते हैं। थोड़ा-सा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपको जो भी रहे, उसी हिसाब से आप लोग टिक लगाइएगा। तो साथियों, जब यह अब्दुल माजिद मिल रहा है, तो यह जो है भारत का रहने वाला था। किस क्षेत्र का रहने वाला है, तो याद रखना है भारत का, आपको गुजरात का एक नाविक है, जो कि यह कौन है, तो आपका मछुआरा है। और यह मछली मारने के जो व्यापारिक था, मछली मारने के क्षेत्र में जो है कहीं न कहीं यह आपको कहाँ पे चला जाता है, तो हिंद महासागर के क्षेत्रों में चला जाता है। ठीक है ना? ये सारी बात हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। ठीक है? अभी हम लोग जो है उतना ही लेवल को पढ़ेंगे जितना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, जब यह पहुँचता है तो वास्को डी गामा से इसका मुलाकात होता है और इस प्रकार से कहीं न कहीं वास्को डी गामा को कहीं न कहीं यह मार्ग प्रशस्त करता है और भारत पहुँचाता है। तो ये सारी बात आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और मेरे को दिख रहा है, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखिएगा। कहता है क्या, तो आपको यहाँ पे बताया गया कि पुर्तगाल की जो नाविक वास्को डी गामा है, यह 1458 में कहाँ आ रहा है, तो भारत आ रहा है। कभी डेट आपसे पूछ ले तो क्या बताइएगा, तो साथियों याद रखेंगे 20 मई कब, 20 मई 20 मई 1458 को। क्लियर है? कौन आ रहा है, तो वास्को डी गामा भारत आ रहा है। कहीं कहीं बुकों में जो है आपको 17 मई भी देखने को मिलेगा। तो 20 मई हो या फिर 17 मई, जैसा भी आपके क्वेश्चन में जो है आपको ऑप्शन रहेगा, उसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। दोनों हम डेट आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़े। इससे यूरोपीय के साहस में वृद्धि हुई। किससे, तो जब वास्को डी गामा सफल रूप से भारत पहुंच गया है, तो अलग अलग जो यूरोप के देश थे, वहाँ के जो व्यापारी लोग थे, उनको भी कहीं न कहीं आत्म भरोसा होता है, आत्मनिर्भरता होता है और वो भी कहीं न कहीं इस बात को समझ पाते हैं कि अब कहीं न कहीं हम सभी को कहीं न कहीं व्यापार के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि सफलतापूर्वक जो है मार्ग अब मिल चुका है। क्लियर है? तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास को जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे यूरोपीय जो देश हैं वो भारत में आते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, डच हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को, अभी नहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बात है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। जब वास्को डी गामा भारत आता है, तो साथियों भारत से जो वो व्यापार कर रहा है, व्यापार करके जो भी वस्तु जो है, वो भारत से यूरोप जब लेके जा रहा है, पुर्तगाल जब लेके जा रहा है, तो ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है
कि जो पुर्तगाल से आने में, वास्को डी गामा को भारत आने में जो खर्च हुए थे ना, उस खर्च का लगभग लगभग जो है 60 गुना मुनाफा, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है, लगभग लगभग 60 गुना मुनाफा जो है वह कमाता है कहाँ, तो आपको यूरोप जाकर। क्लियर है? इस कारण से भी बहुत सारे यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के जो आपका कंपनी है, वो भारत आने के लिए इच्छा व्यक्त करती है। क्यों? क्योंकि वो देख चुका है कि वास्को डी गामा जो है यह भारत के साथ जो व्यापारिक जो वस्तुएं लाया है उसको बेचकर 60 गुना मुनाफा कमा रहा है। तो 100% है कि सब लोग आना चाहेगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जो कि आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा सा गलत बातें लिखी गई कि 26 गुना जो है आपको मुनाफा जो है कमाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, 60 गुना था। क्लियर है? चलिए, अमेरिका अर्थात नई दुनिया, जो कि हम आपको बताएं कि नई दुनिया इसको कहा गया था कब, तो आपको 1503 से पहले इसको क्या कहा गया है, नई दुनिया। किसके द्वारा? तो मार्को पोलो के द्वारा। तो साथियों यहाँ पे आपको याद रखेंगे जिसे 1992 में कोलंबस ने प्राप्त किया था। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, मार्को पोलो तो बोल दिए थे। तो कोलंबस के द्वारा इसको नई दुनिया कहा गया था, जो कि हम आपको बता ही दिए हैं। इसको रेड रेड इंडीज कहा गया है, रेड इंडीज कहा गया है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से सारा कहानी आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा अपना जो है लास्ट ही यहाँ पे स्लाइड है जो कि आप लोग याद रखेंगे, यह भी आपको बता दिए हैं कि जो यह आपका अमेरिगू वेस्पुच्ची जो है ये कौन था, तो यह एक नाविक था, इतालवी नाविक था, और इसी के नाम पे आज वर्तमान में अमेरिका का नामकरण हुआ है। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यह धारणा पुष्ट की थी कि समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। कब हम बात कर रहे हैं भौगोलिक खोज की, और भौगोलिक खोज में जो है सारा आपको बता दिए हैं कि यूरोप के कौन कौन से नाविक कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। हम 1503-19 में जब पहुंचे तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपका मेगलन। यह मेगलन जो है यह पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के बाद यह आपको बात बताते हैं कि जो पूरा जो दुनिया है ये कहीं ना कहीं क्या है, तो एक दूसरे समुद्र से जुड़ा हुआ है, जो कि वास्तविक में सही भी है। ठीक है, आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को भी खोज दिया था, तो यह भी आपको याद रखना है। भौगोलिक खोज में आपको ऑस्ट्रेलिया का भी क्या हो गया है, तो खोज हो चुका है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड द्वीप का भी खोज हो गया, भारत का तो हो ही गया है, अमेरिका का तो हो ही गया है। तो ये सारे आपको याद रखना है। फिर एक और व्यक्ति है जिनका नाम है सर जॉन और आपका सेबास्टिन सेबास्टिन केवॉट। इन्हों के द्वारा जो है आपका न्यूजीलैंड द्वीप का पता लगाया गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन देने में विभिन्न आपका यूरोपीय देशों का शासक का भी योगदान रहा, जो कि आप लोग याद रखेंगे। देखिए, जब कोई चीज का आविष्कार करते हैं या फिर कोई चीज का हम खोज तब अच्छे ढंग से कर पाते हैं जब हमारे देश के जो शासक है, प्रशासक है, वो हमारा सपोर्ट करते हैं। और यही हम देखते हैं कि जब यूरोप में पुनर्जागरण काल आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आम आदमी जो लोग हैं, उन्हीं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ के जो शासक है उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन किया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग खोज करो, हम सारा खर्च देंगे। जिसमें बहुत सारे आपको सबसे पहला जो है आपको याद रखना है वो कौन है, तो सबसे पहला आपको जो है इसमें आते हैं आपका एक जो है आपका पुर्तगाल के राजकुमार हैं जिनका नाम क्या था, तो हेनरी द नेविगेटर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उस समय जो है पुर्तगाल के नाविक शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है राजकुमार थे। कौन थे? तो हेनरी द नेविगेटर थे। दूसरा आपको स्पेन स्पेन के जो महारानी इसाबेला है, यह भी इनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और तीसरे अगर हम बात कर ले तो तीसरा आपका ब्रिटेन आता है, जो कि हम शुरू में ही आपको बताएं कि जो भौगोलिक खोज है इसमें 3 देश जो है अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सबसे पहला पुर्तगाल, दूसरा स्पेन, और तीसरा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के उस समय जो महारानी है कौन है, तो आपको याद रखना है इलिजाबेथ प्रथम है। ठीक है, इलिजाबेथ प्रथम टेलर है, ये इनके द्वारा जो है प्रोत्साहन लोगों को किया गया था। तो इन तीनों शासक को याद रखेंगे, तीनों देश को याद रखेंगे, और इस प्रकार से आपको भौगोलिक खोज याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो साथियों यहाँ पे याद रखना है, नई दुनिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि आपको दिया गया इस बुक में है।
कहता है अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों के द्वारा नई दुनिया कहा गया है क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी खोज की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इस कारण से जो वहाँ के यूरोप वासी जो लोग थे, यह अमेरिका को क्या कह रहे हैं, तो नई दुनिया कह रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि नई दुनिया जो है किस देश को कहा गया है, तो साथियों अमेरिका को कहा गया है। कब? तो आपको याद रखना है 15वीं शताब्दी से पहले की बात की जा रही है। ठीक है, नहीं 15वीं नहीं, 16वीं शताब्दी से पहले की बात कर रही है। ठीक है, 1503 में जो है इसका क्या है, तो आपको बता ही दिए हैं कि एक नाविक थे जिनके नाम पर ही अमेरिका का नामकरण होता है। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो है लगभग समस्त दुनिया की जानकारी जो है यूरोप को हो चुकी थी। और इसी क्रम में साथियों आज जो है अपना भौगोलिक खोज का जो यह चैप्टर है, इसमें मुझे उम्मीद है कि हम आपको हर कहानी को बता पाए होंगे, हर प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा और आगे देखें, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे आज लेक्चर को समाप्त करेंगे। आगे जो हम बात करेंगे तो भौगोलिक खोज के क्या परिणाम थे, इसमें इस पे बात करेंगे, जो कि आज कल के सेशन में हम बात करेंगे कि जो भौगोलिक खोज हो चुका था, हम पृष्ठभूमि को समझ गए, परिणाम को समझेंगे कल के सेशन में कि जब भौगोलिक खोज हो रहे हैं तो इसके परिणाम क्या क्या निकले। साथियों इसको हम बात करेंगे कि व्यापार वाणिज्य, उपनिवेशवाद, वाणिज्यवाद, ईसाई धर्म का, दास प्रथा का, ये सारे जो है आपको परिणाम देखने को मिलता है। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि लगभग जो भारत हो गया, आपका अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ये सभी के सभी जो देश हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुलाम बन जाते हैं, जो कि हम आगे कल की कहानी में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए होंगे। हर प्रकार से आपका जो है यहाँ पे हर क्वेश्चन को हम कवर कर पाए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का क्वेश्चन रह जाए, कोई भी चीज छूट जाए, तो आप लोग बिना सोचे समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जो है क्वेरी लिख दीजिएगा, अपने जो बात है लिख दीजिएगा, ताकि हम उस प्रकार से आपको सही ढंग से और भी बेहतर ढंग से चीजों को बता सकें। फिर से आप सभी विद्यार्थियों को बता दें कि यह जो सेशन है आपको बिहार स्टेट को ध्यान में रखकर, साथ में आपको टीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। चाहे टीजीटी परीक्षा बिहार का हो, या फिर आपका यूपी का हो, या फिर किसी अन्य राज्य का हो, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि 9th 10th के शिक्षक बनना चाहते हैं, और उनके सिलेबस में जो भौगोलिक खोज है अगर वह है, तो आप 100% इस सेशन को देख सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ आपका रेगुलर क्लासेस चलते रहेंगे, शिक्षकों से संबंधित जो भी आपका कंफ्यूजन हो, जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है, समय समय पर आपको बताया जाता है, और यहाँ पे सेशन स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग बिना सोचे समझे बता दीजिएगा। आगे हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। तो साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो आप सभी को एक चीज बता दें। चलिए देखिए साथियों, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो याद रखेंगे, आप हमसे यूट्यूब पे तो हमें फॉलो कर ही रहे हैं, साथ में आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको निःशुल्क किसी प्रकार का कोई शुल्क न लेकर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ में आप हमसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। प्यारे साथी, लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन, या फिर हम कह ले स्टडी मटेरियल, क्लासेस के अपडेट, इन सभी चीजों के से अपडेट रहने के लिए समय समय पर आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। कैसा रहा सेशन आप लोग जरूर बताएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो, तो 100% मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में आपका सारे के सारे एग्जाम क्लियर करवाएंगे और विस्तार से करवाएंगे। सामाजिक अध्ययन का एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो साथियों आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।